गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉल्यूशन के बारे में। तो पहले मैंने ये सोचा था कि मैं आपको पॉल्यूशन का चैप्टर एक ही वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, बहुत ही शॉर्ट में बनाकर। बट वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आपके सिलेबस में इसको बाइफरकेट किया गया है तो उसको कंबाइन करना एक जगह पर तो बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस था। तो दैट इज़ वाई मैं इस चैप्टर को 4 वीडियोज़ में ही बनाऊंगा। जैसा कि आपके बुक में जो चैप्टर है वो 4 पार्ट में बाइफरकेट किया गया है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ पोल्यूशन की, और थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट्स के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पोल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज पोल्यूशन? देखिए, द प्रेजेंस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ एनी हार्मफुल और पॉइजनस सब्सटेंसेस, है ना। किसी भी तरह का जहरीला पदार्थ, किसी भी तरह का हार्मफुल सब्सटेंस होता है, पॉइजनस सब्सटेंस होता है, अगर वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे पॉल्यूशन। ठीक है, पॉल्यूशन रिफर करता है किसी भी अनफेवरेबल अल्टरेशन को। जैसे कि हमें पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में जो कंपोजिशन है गैसेस का, उसमें नाइट्रोजन है हमारी 78%। ठीक है, मान लीजिए कि इसमें या तो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है या तो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, तो ये क्या होगा? अनफेवरेबल होगा। ठीक है, मान लीजिए कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि लेस देन 1% है वो बढ़ जाता है, तो उससे भी क्या होगा? वो हमारी अर्थ के लिए फेवरेबल नहीं होगा, अनफेवरेबल होगा, क्योंकि उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर कोई भी अनफेवरेबल अल्टरेशन होता है हमारे सराउंडिंग्स, हमारे एटमॉस्फेयर में, तो उसको हम पॉल्यूशन की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सराउंडिंग्स का मतलब, मैंने एग्जाम्पल में आपको एटमॉस्फेयर का एग्जाम्पल दिया है, बट सराउंडिंग्स में यहाँ पर आपका सॉइल भी आ सकता है, आपका नॉइज़ भी आ सकता है, वाटर भी आ सकता है, और एयर तो आ ही सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एवरी टाइप ऑफ पोल्यूशन की बात हो रही है कि अगर उसमें किसी भी तरह का अनफेवरेबल अल्ट्रेशन हो रहा है तो वो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, हमारे सराउंडिंग्स के लिए, और हमारे लिए या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? पॉल्यूटेंट्स की बात करें अगर हम, तो पॉल्यूटेंट्स क्या हैं? अनवांटेड केमिकल एंड अदर मटेरियल्स जो कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, हार्मफुल होते हैं, पॉइजनस होते हैं, और हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे सराउंडिंग्स को इफेक्ट करते हैं निगेटिवली। ठीक है, और ये निगेटिव इफेक्ट डालते हैं किस पर? प्लांट्स पर, एनिमल पर, और ह्यूमन हेल्थ पर। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हम प्लांट्स पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम एनिमल्स पे क्या असर पड़ रहा है इस पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर एक आम इंसान की हम बात करते हैं तो उसका पूरा फोकस रहता है कि पोल्यूशन का उसके हेल्थ पर क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए पॉल्यूटेंट क्या है? किसी भी तरह का अनवांटेड केमिकल या मटेरियल्स जो होते हैं, जो हार्मफुल हो, पॉइजनस हो, उनको हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन में जो हमारा पहला पॉल्यूशन है वो है एयर पॉल्यूशन। ओके, अब एयर पॉल्यूशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स। फॉरेन पार्टिकल्स का मतलब जो कि नेचुरली अगर नहीं करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में या फिर हमारे एयर में, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं फॉरेन पार्टिकल्स। तो एक्सेसिव कंसंट्रेशन यानी कि अगर जो मैन मेड या फिर जो अलग से फॉरेन पार्टिकल्स आ गए हैं वो एक्सेसिव हो जाते हैं, उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है हवा में, एयर में, तो वो एडवर्सली इफेक्ट करने लगते हैं हमारे एटमॉस्फेयर को, यानी कि उसको नुकसान पहुंचाने लगते हैं, तो उसे हम कहते हैं एयर पोल्यूशन। फिर से मैं बता देता हूं कि अगर जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है एयर के अंदर, तो वो हमारे एटमॉस्फेयर को एडवर्सली इफेक्ट करते हैं, और इसी को हम कहते हैं एयर पोल्यूशन। क्लियर? एयर पोल्यूशन में जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहला पॉइंट आता है हमारा नेचुरल पोल्यूटेंट्स का, जिसमें हमारे पॉलन ग्रेन्स आते हैं जो कि आपको फूलों में मिलते हैं, और बैक्टीरियाज आते हैं। क्लियर? दूसरा, सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसे कि एरोसॉल्स, डस्ट वगैरह का जो पार्टिकल होते हैं उनकी बात हो रही है ना, फॉग की बात हो रही है, फ्यूमेज, हेज, डस्ट, मिस्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी एडवर्स इफेक्ट करती हैं हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखें तो कई तरह की गैसेस हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेस को, ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ावा देती हैं, मोटिवेट करती हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया,
हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, ये सारी जब एटमॉस्फेयर में जाती हैं, कहाँ से जाती हैं? इंडस्ट्रीज से जाती हैं, व्हीकल्स से, जो गाड़ी वगैरह हमारे आसपास चलती हैं वहाँ से। और जब हम फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं जैसे कि डीजल, पेट्रोल या फिर कोल को जब हम जलाते हैं तो उससे ये सारी गैसेस क्या होती हैं? रिलीज होती हैं, और ये फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट को मोटिवेट करती हैं और फिर ग्लोबल वार्मिंग भी इनसे बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है आपको? 3 पॉइंट हमने पढ़े हैं नेचुरल, सस्पेंडेड पार्टिकल्स और गैसेस के बारे में। अब यहाँ पर एक जगह पर स्मॉग की बात हो रही है, तो स्मॉग होता क्या है हम वो देख लेते हैं। स्मॉग बेसिकली अगर देखा जाए तो एयर पोल्यूशन का ही एक फॉर्म है, ठीक है। उसमें होता क्या है कि जो स्मोक होता है ना, धुआं, स्मोक जो है वो फॉग के साथ मिक्स हो जाता है और साथ ही साथ उसमें मिक्स हो जाती है डस्ट। तो क्या है यहाँ पर? फॉग प्लस स्मोक प्लस डस्ट, ये 3 चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? स्मॉग बनाती हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो स्मॉग, फॉग प्लस स्मोक प्लस डस्ट, इसको हम स्मॉग कहेंगे। समझ में आ गया आपको? तो स्मॉग क्यों बनता है? अगर हम इस चीज़ को देखें कि स्मॉग आखिर बनता क्यों है, तो अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है परमानेंटली, अगर कहीं पर इंडस्ट्रीज़ हैं बहुत ज़्यादा, तो वहाँ से जाहिर सी बात है कि बहुत सारा गैस रिलीज़ होंगी, बहुत सारा डस्ट पार्टिकल रिलीज़ होगा, बहुत सारी हार्मफुल जो सब्सटेंस है वो रिलीज़ होंगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर वहाँ पर फॉग है तो वो डस्ट के साथ मिक्स हो जाएगा, वो स्मोक के साथ मिक्स हो जाएगा और फॉग को बनाएगा। और फॉग को जब हम इनहेल करते हैं तो ये जो स्मॉग है ये हमारे अंदर चला जाता है और हमारे लंग्स को, हमारे थ्रोट को, हमारी नोज़ को, इस पूरा जो एरिया है हमारे फेस का, इसको इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, स्मॉग आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन शॉर्ट जिसे हम कहते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से देखें तो कोई भी फॉरेन मटेरियल या मैटर, देखो फॉरेन का मतलब वही जो कि नेचुरली अकर नहीं कर रहा है, उसको एडिशनली किसी भी एक्टिविटी के थ्रू उसमें इंक्लूड किया जा रहा है, ठीक है। तो कोई भी फॉरेन मैटर है जो नेचुरल हो सकता है, बट लेकिन मान लो वो नेचुरली अकर तो करता है बट कहीं और, ठीक है, वो नेचुरली अकर करता है बट कहीं और अकर करता है, वाटर में अकर नहीं करता, और वो मिक्स हो जाता है आके वाटर में, तो हो जाएगा हमारे लिए वो फॉरेन मटेरियल, ठीक है, क्योंकि वो एक्सटर्नल फैक्टर से आ रहा है। क्लियर? तो कोई भी फॉरेन मटेरियल जो है वो नेचुरल हो या फिर कोई अदर सोर्स हो जो कि पानी को गंदा कर दे, पल्यूट कर दे, ठीक है, वाटर की जो सप्लाई आ रही है उसके अंदर मिक्स हो जाए, उसको गंदा कर दे, तो ये हार्मफुल हो सकता है ह्यूमन लाइफ के लिए और एक्वेटिक लाइफ के लिए, ठीक है। एक्वेटिक लाइफ का मतलब जो कि पानी के अंदर रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हमारी फिशेज हो गई हैं, कई सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, फ्रॉग होते हैं, टर्टल होते हैं, इन सबको भी इफेक्ट करता है। वाटर पोल्यूटेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आएगा बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स, जिसके अंदर वायरसेस, प्रोटोजोआ, फंगस, बैक्टीरिया और एल्गी, ये सारी चीज़ें आएंगी। ऑर्गेनिक केमिकल एजेंट्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर गैसोलीन, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स और ऑयल स्पिल्स यानी ऑयल भी आएगा। फिर आता है हमारा इनऑर्गेनिक केमिकल, इसके अंदर एसिड्स आते हैं जैसे कि H2SO4 है, नाइट्रेट्स आते हैं, फॉस्फेट्स आते हैं और सॉल्ट आता है, यानी कि सैलिनिटी जब बढ़ जाती है। फिर आता है फिजिकल पॉल्यूटेंट्स, जिसके अंदर सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स और हीट, ठीक है, हीट भी पानी के लिए अच्छी नहीं है, इसीलिए कहा जाता है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, सी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो वहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी फिशेज हैं, जो भी मरीन लाइफ है, उस पर भी एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट वाटर पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन की बात करते हैं हम। देखिए, सॉइल का एक केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है, उसकी एक बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है। तो अगर उसमें किसी भी तरह का चेंज आता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए अ चेंज और अल्ट्रेशन, किसमें? नेचुरल, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। किसकी बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टी? सॉइल की। अगर इसमें चेंज आता है किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी की तरफ से और सॉइल डिग्रेड करने लगती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? सॉइल पोल्यूशन, क्योंकि उससे क्या होता है, सॉइल में डिग्रेडेशन होता है और उसकी जो फर्टिलिटी है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। पोल्यूटेंट्स की बात करते हैं
तो कई तरह के पोल्यूटेंट्स हैं इसमें भी, जैसे कि सबसे पहला है हमारा ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। इसमें ह्यूमन और एनिमल एक्सक्रेशन आएगा, वेस्ट फूड आएगा, या फिर जो फूड वगैरह के जो छिलके होते हैं वो हम फेंक देते हैं, या फिर जो वेस्ट होता है उनसे निकला हुआ वो हम फेंक देते हैं, तो वो सारी चीज़ें आएंगी। पोल्ट्री वेस्ट, ठीक है, और फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से निकला हुआ वेस्ट भी इसके अंदर आएगा। किस में आएगा? ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। इसमें हमारा मेटालिक वेस्ट आएगा, केमिकल फर्टिलाइजर्स आएंगे, डिटर्जेंट्स, साबुन जो हम घर में यूज़ करते हैं, सर्फ वगैरह, ऑयल और हैवी मेटल्स आ जाएंगे, ठीक है। ये कुछ इनऑर्गेनिक वेस्ट हैं जो कि सॉइल को पल्यूट करते हैं, ठीक है। और इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत जल्दी खत्म भी नहीं होते। ये जो पोल्यूटेंट्स हैं, मेटालिक वेस्ट, केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह, ये बहुत जल्दी डिग्रेड भी नहीं होते हैं, ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, और इसकी वजह से जो सॉइल है उसकी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। सबसे ज़्यादा खतरनाक, आपने जितने भी पोल्यूटेंट्स पढ़े हैं उसमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, वेरी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ठीक है, और बहुत कई कई सालों तक ये लास्ट करते हैं और सॉइल की प्रॉपर्टीज़ पर एडवर्स इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सॉइल पोल्यूशन। फिर से हम क्विकली देख लेते हैं एक बार नॉइज पोल्यूशन को भी। एनी अनवांटेड लाउड साउंड, सपोज कि हम एकदम शांति में बैठे हुए हैं, अचानक से डीजे बजने लगता है, बाहर से कोई पार्टी होती हुई जा रही है या बारात जा रही है, किसी भी तरह का अनाउंसमेंट हो रहा है, तो वो आपको इरिटेट कर देगा, आपकी शांति में क्या होगा, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगा, तो वो क्या हो गया, अनवांटेड लाउड साउंड। या फिर सड़कों पे ट्रैफिक जाम में लोग अननेसेसरी हॉन्किंग करते हैं, हॉर्न बजाते हैं, तो वो भी अनवांटेड साउंड है, क्योंकि अगर रेड लाइट है, लोग रुके हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब लाइट ग्रीन होगी सब चलेंगे, आपको हॉन्किंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बट दे डज, या दे डू, ठीक है। तो एनी अनवांटेड लाउड साउंड विच कॉज स्ट्रेस, आपको स्ट्रेस दे, आपको इरिटेट करे, इसको हम नॉइज पोल्यूशन की कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से मेन सोर्स हैं? सबसे पहले ट्रांसपोर्ट, गाड़ियों की आवाज़, गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़, कुछ लोग अपने साइलेंसर को बदलवा लेते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम साउंड क्रिएट करता है। लाउड स्पीकर का यूज़, है ना, रात में जैसे शांति हो जाती है, ट्रैफिक कम हो जाता है, लेकिन जब हमारा मैरिज का सीज़न होता है तो उस समय लाउड स्पीकर बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, म्यूज़िक बजाया जाता है रात में 11-12 बजे तक, ठीक है, तो वो भी साउंड पोल्यूशन में आता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर, वहाँ की मशीनें, वहाँ की ठक ठक तरह तरह की मशीनों की आवाज़, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और फेस्टिवल और वेडिंग सेरेमनी, जो मैंने अभी ऊपर आपको लाउड स्पीकर में बताया था, तो उनमें भी बहुत सारा नाच गाना होता है, तो साउंड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ नॉइज़ पोल्यूशन के सोर्सेज थे। नॉइज़ पोल्यूशन के कुछ सीरियस इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि आपको सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको सोने में डिस्ट्रप्शन हो सकता है, सोने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। जो लोग, पीपल हु आर फ्रिक्वेंटली सब्जेक्टेड टू अ हाई लेवल ऑफ नॉइज पोल्यूशन, उनको हाइपर टेंशन हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, पैनिक अटैक आ सकते हैं, ठीक है। इसकी वजह से आपको जो हार्ट बीट है वो एबनॉर्मल तरीके से बढ़ सकती है या फिर घट सकती है, क्लियर। तो आपका जो हार्ट बीट है उस पर एबनॉर्मल इफेक्ट हो जाता है। उसके बाद ये आपको माइग्रेन, हेडेक दे सकता है, नोजिया और डिजीनेस भी फील करा सकता है। तो ये कुछ इफेक्ट हैं नॉइज पोल्यूशन के। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, सभी पोल्यूशन में अगर देखा जाए तो बहुत ही तेज़ी से और बहुत खतरनाक इफेक्ट करने वाला जो है पोल्यूशन, वो है हमारा रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, ठीक है। रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज इनटू द एटमॉस्फेयर, जो रेडियो एक्टिव के सब्सटेंस हैं उनको एटमॉस्फेयर में रिलीज करना, वाटर में रिलीज करना, सॉइल में रिलीज करना, तीनों ही जगह पर रिलीज करना बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, इसको हम कहेंगे रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, ठीक है। रेडियो एक्टिव जो वेस्ट होता है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि इसको सेफली डिस्पोज करना ईजी नहीं है। दिस इज़ नॉट ईजी टू सेफली डिस्पोज रेडियो एक्टिव वेस्ट, और ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग पीरियड तक रहता है, जो मैंने आपको ऊपर भी अभी बताया था, ठीक है।
एनी लीकेज इन अ न्यूक्लियर प्लांट, कहीं पर न्यूक्लियर प्लांट है और उसमें लीकेज हो जाता है तो वहाँ पर सर्वाइव करना ह्यूमंस का या किसी भी लिविंग बीइंग का उस आसपास के एरिया में बहुत टफ हो जाता है, या फिर क्विकली डेथ भी हो जाती है इमीडिएटली। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो डिजास्ट्रस इफेक्ट ऑन प्लांट, इनका पेड़ों पर भी असर होता है, पेड़ जल जाएंगे, मर जाएंगे, सूख जाएंगे। एनिमल पर असर होता है, सॉइल पर असर होता है। इन्वायरमेंटल रेडिएशन जो है वो दो टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है नेचुरल और दूसरा हो सकता है मैन मेड। इनके बारे में हम पढ़ते हैं। अगर हम नेचुरल की बात करें तो कॉस्मिक रेडिएशन होता है अगर स्पेस में, ठीक है, और वो अर्थ सरफेस तक आ जाता है तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल है। या फिर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इमेट करता है नेचुरल आइसोटोप्स को अर्थ सरफेस से, तो वो भी हार्मफुल रेडिएशन की कैटेगरी में आता है। दूसरा हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ मैन मेड रेडिएशन। ये तो हमारे आसपास तो नहीं, लेकिन हाँ हमारे कंट्रीज़ में या कहीं दूर दराज के शहरों में या कहीं आउटर एरियाज़ में, आउटस्कर्ट्स में आपको देखने को मिलेंगे। इट ओरिजिनेट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यूक्लियर वेपन्स। अगर कहीं न्यूक्लियर वेपन बन रहा है या फिर न्यूक्लियर इलेक्ट्रिकल पावर कहीं पर जनरेट की जा रही है तो वहाँ पर इस तरह का रेडिएशन होने का खतरा या इस तरह के एक्सीडेंट्स होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो पहला हमारा नेचुरल रेडिएशन और दूसरा मैन मेड रेडिएशन। आगे बढ़ते हैं। अनसेफ डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि रेडियो एक्टिव वेस्ट को डिस्पोज करना, सेफली डिस्पोज करना, इट इज़ नॉट ईजी। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे प्रोटेक्शन और प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं और फिर भी चांसेस होते हैं कि ये सेफली डिस्पोज ना हो। ठीक है। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन नॉट ओनली रिजल्ट्स इन एनवायरमेंट पोल्यूशन, ये सिर्फ एनवायरमेंट पोल्यूशन नहीं करता बल्कि एडवर्स इम्पैक्ट डालता है ह्यूमन हेल्थ पर, प्लांट पर, एनिमल लाइफ पर। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो चेर्नोबिल एटॉमिक रिएक्टर, चेर्नोबिल जो है आज के समय में अगर देखें हम तो यूक्रेन में एक जगह है, और जिस समय की ये बात हो रही है 26 अप्रैल 1986, उस समय रशिया में आता था ये। ठीक है, अभी रशिया से अलग हो गया है कंट्री। तो 26 अप्रैल 1986 में चेर्नोबिल एटॉमिक रिएक्टर में लीकेज हो गया था, जिसकी वजह से कई सारे लोगों की डेथ हो गई थी और आसपास के जो प्लांट्स हैं, एनिमल लाइफ है, वो भी इफेक्ट हुई थी। ठीक है। तो ये था हमारा इस वीडियो का कंटेंट, जिसमें हमने वेरियस टाइप ऑफ या फिर कहें ऑल टाइप ऑफ पोल्यूशन के बारे में पढ़ लिया है। उनके बारे में जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो हमने डिस्कस कर ली है। अगले में हम एक स्टेज और आगे बढ़ेंगे, स्टेप और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इनके सोर्सेज क्या क्या हैं और इनका इफ़ेक्ट किस तरह से होता है ह्यूमन बॉडी पे। ठीक है। ऐसे तो अगर हम देखें तो अगले 3 वीडियोस में हम सोर्सेज देखेंगे, इनका इम्पैक्ट देखेंगे, इनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है इनसे। ठीक है, वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलूँगा। तो आप इसको देखिए, नोट्स बनाइए और रिवाइज करते रहिए। थैंक यू सो मच।